आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम अपना सेशन जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यूटी बनी हुई है सर, तो अच्छी ही बात है। ठीक है, तो हमारा सेशन जो हम आज कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि हम रोज ही करते हैं बेसिकली, हिंदू का पेपर का एनालिसिस करेंगे हम, जो कि आपका है 10th ऑफ फैब का। ठीक है, हेडफोन्स को लेके बड़े ही इश्यूज थे कि सर एक आध जो भी एक हाथ जो कमेंट आता है, बेसिकली हेडफोन्स को लेके मुझे भी बहुत इश्यूज लगे थे कि मेरी वॉइस जो है क्लियर नहीं थी। अभी क्या हुआ है सर, मैंने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियोस के आगे और इस वीडियोस से मेरी वॉइस जो है वो एटलीस्ट आपको क्लियर सुनाई देगी। ठीक है, तो चलिए सर, हम अभी शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत। ठीक है, और मैंने अभी राउंड अबाउट अ मंथ मुझे हुआ है, अप्रोक्सीमेटली अ मंथ, जो मैंने टीचिंग शुरू की है हिंदू की। हिंदू मैंने सर इसलिए चुना क्योंकि ये मेरा एक्सपर्टीज है, जो मेरे अपने अच्छा है वो मैंने चुना है। और इनफैक्ट मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यूपीएससी जो क्रैक करे वही एक अच्छा टीचर बन सकता है। पॉइंट ये है, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, जिनका जो है एक आध सब्जेक्ट जो है वीक होता है। ठीक है, वो बाय बर्थ किसी का होता है, ऐसा नहीं है कि उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन बाय बर्थ किसी का कुछ सब्जेक्ट जो है वीक होता है। ठीक है, तो हो सकता है वो उसकी वजह से रह जा रहा है, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट्स ये भी होते हैं जो उसके एक्सपर्टीज होते हैं। तो मेरा एक्सपर्टीज है हिंदू, और यही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ आगे की। तो अब हमारी पहली न्यूज क्या है सर, ये एक डेवलपमेंट जो है उत्तराखंड में चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत से बेसिक से बात करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी हम जो है बेसिक से उठेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी जो था, मतलब एक नॉर्मल आदमी अगर ये न्यूज सुनी तो उसको ये पता लगा सर कि उत्तराखंड में बाढ़ आ गई है, इतने लोग मर गए हैं, कुछ लोग जो है वो ट्रैप्ड हैं, और इतने लोग मिसिंग हैं। एक आम आदमी के लिए ये न्यूज बहुत थी, लेकिन सिंस हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स है तो हमें इस न्यूज का जो है डीप डेप्थ देखनी है कि क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज सर, बाढ़ या कह सकते हैं फ्लड्स कहाँ आए, वो आए चमोली में। और चमोली सर कहाँ है, यूके। यूके मींस उत्तराखंड, और वो भी किस सेक्शन में है, गढ़वाल में। उत्तराखंड दो सेक्शन में बटा है, गढ़वाल और कुमाऊं। ये हिल्स के बेसिस पे इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये कहाँ आया, गढ़वाल में, कहां पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया है। ठीक है, पहला तो हमारा फैक्ट ये हो गया भाई, ये फ्लड कहां पर आया है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया है, उत्तराखंड में। ठीक है, पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट हमारे पास क्या है, अब देखिए हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं सर। तो देखिए कुछ पहले मैं आपको अलकनंदा की पोजीशन दिखा दूं एक बार। ठीक है, थोड़ा मैं फैक्ट से डाइवर्ट हो रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही जाना है। अलकनंदा देखिए, ये बद्रीनाथ से निकलती है एक रिवर, इसको हम कहते हैं अलकनंदा। ठीक है, बद्रीनाथ से निकलती है एक रिवर, एक ग्लेशियर है, वहां से रिवर निकलती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, एक बार चेक कर लीजिएगा ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स जो है। ठीक है, तो वहां से निकलती है अलकनंदा, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, धौलीगंगा। इसकी एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, धौलीगंगा। ये तो आपको याद हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ बना के दिखा रहा हूं आपको, आप उस बात में ध्यान दीजिएगा। मैं नहीं कहता कि अप्रोक्सीमेटली मेरा मैप ठीक रहेगा, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत रहेगा। ठीक है, अब देखिए सर, धौलीगंगा जो है वो ऐसे बह के आ रही है। ठीक है, ये कहां अल्टीमेटली जुड़ेगी सर, ये यूटर्न लेके यहां अल्टीमेटली जुड़ेगी, कहां पर, ये जुड़ेगी आपकी कहां, अलकनंदा में। थोड़ा स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, ALAK होना चाहिए था। ठीक है, अलकनंदा में, और ये कौन सी है, धौलीगंगा। ठीक है, चलिए इतना आपको पता हो गया। अब इसमें ना सर एक रिवर आके मिलती है, और ये रिवर कौन सी है सर, ऋषि गंगा। ये रिवर कौन सी है सर, ऋषि गंगा। अब ऋषि गंगा में क्या हुआ है ना सर, यहां पर जो है कह सकते हैं, यहां पर एक क्या हुआ है, लैंडस्लाइड आई है। यहां पर क्या हुआ है, इस पॉइंट पे यहां पर एक आई है लैंडस्लाइड, यहां पर आई है लैंडस्लाइड। इससे क्या हुआ है, एक स्नो का एवलांच। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि लैंडस्लाइड आई है, और जो बर्फ थी वो फिसल के नीचे चले गई है। और यहां पर हमारे पास था एक प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं ऋषि गंगा टाइडल प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ऋषि गंगा टाइडल प्रोजेक्ट। जो पूरा आपका क्या हो गया सर, वॉश आउट हो गया। जो पूरा आपका क्या हुआ, वॉश आउट हो गया। कुछ लोग यहां पर मरे और ट्रैप्ड भी हैं। फिर ये जाके यहां पर कह सकते हैं कौन सा विलेज है, ये यहां पर कहां मिलती है, यहां पर एक विलेज है, कौन सा विलेज है,
राइनी विलेज, ठीक है। इसके आगे जाके कहां मिलती है, ये धौलीगंगा में मिलती है। फिर धौलीगंगा का जो पाथ है, धौलीगंगा कहां से निकलती है, वो निकलती है तपोवन से। और यहां पर क्या है, एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट है अराउंड 500 मेगावाट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां पर भी लोग जो है ट्रैप्ड हैं और कुछ लोग की यहां पर डेथ हुई है, समझ रहे हैं। तो दो प्रोजेक्ट, इस जो ये हमारी आपदा आई है इसमें जो है दो प्रोजेक्ट कौन कौन से अफेक्टेड हुए हैं। पहला है आपका ऋषिगंगा टाइडल प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि ऋषिगंगा रिवर पे है। दूसरा है आपका एनटीपीसी तपोवन, एनटीपीसी तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जो कि आपका कहां पर है, वैसे उसका नाम है तपोवन विष्णुगढ़, लेकिन यहां पर मैं तपोवन हाइडल प्लांट का प्रोजेक्ट जो है वो बता रहा हूं। वो कहां पर है, वो धौलीगंगा में जब ऋषिगंगा मिलती है उसके बाद वो जो जिस एरिया से वो पास होती है वहां पर वो है आपका कौन सा प्रोजेक्ट, एनटीपीसी का। और इन दोनों प्रोजेक्ट में जो है हाईली डैमेज हुआ है, पूरे वॉश्ड आउट हो चुके हैं। दोनों के दोनों प्रोजेक्ट जो है पूरे के पूरे वॉश्ड आउट हो चुके हैं, समझ रहे हैं, पूरे के पूरे वॉश्ड आउट हो चुके हैं। एंड देन यहाँ पर लोग ट्रैप हैं और डेथ टोल जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कुछ लोग अभी मिसिंग भी है। पहली चीज तो क्लियर हो गई सर। अब मैं इसको और तरीके से बना दूं। यहां पर मैं ये देखिए, ये धौलीगंगा है, मान लीजिए यहां पर ये ऋषिगंगा यहां पर आके मिलती है, यहां पर वो प्रोजेक्ट है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, लैंडस्लाइड आई, ठीक है। और मैं इसको इजी कर देता हूं, यहां पर आई लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड आई, इससे क्या हुआ, ऋषिगंगा का जो है फ्लो बढ़ गया, इसका फ्लो बढ़ गया तो जो यहाँ प्रोजेक्ट था वो पूरा वॉश आउट हो गया, प्रोजेक्ट जो है वॉश आउट हो गया। फिर ये कहां जाके मिलेगी, ये मिलेगी धौलीगंगा में, धौलीगंगा में मिली तो इससे क्या हुआ, धौलीगंगा का फ्लो भी बढ़ गया और यहाँ पर एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था वो पूरा वॉश आउट हो गया और फिर ये आगे कहां गया, अलकनंदा में गई और इसका फ्लो बढ़ गया और अल्टीमेटली क्या हुआ, अलकनंदा का फ्लो जो है वो कंट्रोल में लाया गया है, मतलब कंट्रोल में आ गया था। सिंस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि अगले कुछ दिनों में बारिश की कोई आशंका ही नहीं है तो फिर वो सेफ हो गया था, ठीक है। लेकिन हमारा मेन कहां तक है, यहां तक है, समझ रहे हैं, आपको इतना समझ में आ रहा है सर, ठीक है, आई गेस इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं और क्लियर पिक्चर 3 बार रिवाइज कर चुके हैं इसे हम, आपको नहीं भूलना है। अब और क्लियर पिक्चर देख लीजिए, ये आ रही है धौलीगंगा रिवर, ये है ऋषिगंगा, ये देखिए यहां पर हुआ है ग्लेशियल आउटबर्स्ट। अब देखिए क्या था, जब न्यूज पहले आई थी ना, इफ इन केस मेरी आवाज क्लियर है, तो जब न्यूज ये पहले दिन में पहली न्यूज जब स्ट्राइक की थी तो उसमें कहा गया था कि हुआ क्या है, उसमें कहा गया था सर कि हुआ क्या है, एक मिनट दीजिएगा, उसमें यह कहा गया था सर कि ये हुआ है कि कुछ ऐसा होता है ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर लैंडफॉर्म में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बहुत इजी वे से बता रहा हूं। कुछ ग्लेशियर ऐसे होते हैं, समझ लीजिए ग्लेशियर है, पूरे कवर्ड है ऐसे करके, ठीक है। अब क्या है, धीरे धीरे पानी, जब पानी इससे क्या होता है, सींचता है, ये कह सकते हैं धीरे धीरे पानी मेल्ट होता है नॉर्मल केसेस में। तो जब धीरे धीरे पानी मेल्ट होता है तो यहां पर ना बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा या थोड़ा अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर, तो पानी इकट्ठा हो जाता है और ये एक तरह से लेक होते हैं। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारते हैं, वो आप ज्योग्राफी में देखेंगे। तो मान लीजिए ये एक लेक है। अब पहले दिन में थ्योरी में क्या आया सर कि ये जो ग्लेशियर है, नर्मदा देवी ग्लेशियर है, इसका एक टुकड़ा टूट के इस लेक में गिर गया, जिससे लेक का पानी जो है ओवरफ्लो हो गया। सिंस ये जो बर्फ का टुकड़ा है जब ये पिघल के नीचे आया होगा तो इसमें और पानी ऐड किया होगा, और जब इसमें और पानी ऐड किया होगा तो ये पानी का ओवरफ्लो होके आगे बह गया होगा, जिससे क्या हुआ, फ्लडिंग हुई। और इस टर्म को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा, इस टर्म को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा GLOF, ठीक है, GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। मतलब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ है, ये ग्लेशियल लेक जो है ये आउटबर्स्ट हुआ है, जिससे क्या आया है, फ्लड। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर लोगों ने क्या कहा, नहीं सर ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड नहीं है, ये बेसिकली कुछ नहीं हुआ है, ये लैंडस्लाइड हुई है सर, ये बेसिकली लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से क्या आया है, फ्लड आया है। तो अभी हमारी थ्योरी कहां स्टैंड करती है, थ्योरी स्टैंड ये करती है सर, ये कोई भी आपका ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड नहीं है, कोई ग्लेशियर लेक बर्स्ट नहीं हुआ है, वहां कोई लेक था ही नहीं, एक्सपर्ट का कहना है कि वहां कोई लेक था ही नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से फ्लड्स आए हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें, मैं एक बार अल्टीमेटम दे देता हूं आपको। हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने धौलीगंगा के बारे में पढ़ा। हमने किसके बारे में पढ़ा,
हमने ऋषि गंगा के बारे में पढ़ा, हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा GLOF क्या होता है, ठीक है, GLOF हमने पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा दो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, ये पढ़ा हमने। और फिफ्थ हमने कुछ पढ़ा है सर, फिफ्थ हमने कुछ पढ़ा है सर इसमें हम कह सकते हैं गंगा का आप कोर्स देख लीजिए, अपर गंगा का जो कोर्स होता है, जैसे कि बेसिकली मैं यहां दिखाना चाहूंगा आपको, एक मिनट दीजिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं ये आपको याद होना चाहिए, अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको याद होना चाहिए, ये पूरा गंगा का कोर्स होता है, गंगा कैसे बनती है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा सर इसमें, एक मिनट दीजिएगा, कुछ और चीजें हैं जो हमने इसमें पढ़ी है। और क्या पढ़ा है सर इसमें, हमने पढ़ा ये कहाँ आया है, चमोली में आया है, चमोली में, चंपावत में, एक मिनट दीजिएगा सर, मैं खुद पूरा खड़ा हूं, मेरे माइंड से स्किप कर गया नेम, चमोली या चंपावत, एक मिनट दीजिएगा, चमोली, सॉरी चमोली में आया है, ठीक है, ये चमोली में आया है और कहां है, यूके में है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इसके रिगार्डिंग आनी चाहिए। और समझिए सर, एक इस न्यूज को एंड करने से पहले कुछ मैं अपने व्यूज देना चाहूंगा सर। हुआ क्या है ना, हम लोग इतना इमिशन कर रहे हैं, हम लोग इतना इमिशन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है सर, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका उत्सर्जन बढ़ रहा है, वो ज्यादा हम एमिट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस। इससे क्या हो रहा है, ये हमारा अर्थ है ना, तो अर्थ के ऊपर ना एक ग्रीन हाउस गैस की लेयर बन जा रही है, अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है, एक ग्रीन हाउस गैस की लेयर बढ़ती जा रही है। इसका देखिए फर्क कैसे होता है, ध्यान से समझिए सर, आपको ध्यान यहां लगना चाहिए। इसका फर्क ऐसा होता है, मान लीजिए सनलाइट अर्थ में एंटर करती है, तो सनलाइट के लिए तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये सनलाइट जब एंटर करती है अर्थ में, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है, ये जगह दे देगा कि भाई चले जाओ मैं ट्रांसपेरेंट हूं। लेकिन जब ये सनलाइट अर्थ से बाहर रिफ्लेक्ट करती है, उसको ये करता है क्या, एब्जॉर्ब। अब उसको करता है ये एब्जॉर्ब, और जब जो अर्थ सनलाइट जो है अर्थ से बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, तो क्या होगा, ये अर्थ को पूरा गर्म कर देगा। समझ रहे हैं, समझ में आया, नहीं आया तो ज्योग्राफी पढ़िएगा सर, बाकी ये इस न्यूज के अपार्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो समझिए, जो भी सनलाइट अर्थ में एंटर कर रही है उसके लिए ग्रीन हाउस गैस जो है ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जो भी सनलाइट जो है अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा, और जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, अर्थ जो है वो हीट होगा, और अगर अर्थ हीट होगा, इससे क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, फ्लड बहुत कॉमन हो जाएगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं सर, अर्थ का गर्म होने को, जो हम टर्म कहते हैं इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो आई गेस A to Z इस न्यूज का हमने सब कुछ कवर कर लिया है। इसके अपार्ट जो ये उत्तराखंड की न्यूज थी, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो लिया था अराउंड 22 मिनट्स का, वो भी आप देख सकते हैं। कोई अच्छे पिक्चर्स मैंने दिखाए हैं उसमें, ठीक है, अच्छी फोटोग्राफ्स दिखाई हैं, क्योंकि फोटोग्राफ से क्या होता है ना, आदमी का एक व्यू बनता है, इमेजिनेशन आता है कि यार ये ऐसा हुआ होगा। अब मैं यही चीज आपको ये फोटोग्राफ नहीं दिखाता और मैं आपको नॉर्मल रिटर्न में दे देता तो आपको समझ में नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ है, तो पूरा आपके मन में एक व्यू सा बन जाता है, ठीक है। तो अभी की न्यूज क्या थी कि कितने लोग 197 लोग जो है स्टिल मिसिंग है, एंड डेथ जो हो गई है 32 हो गई है सर। ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए सर, और हमें उत्तराखंड के लिए पे करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम ये न्यूज छोड़ते हैं सर, ये हमें टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़नी पड़ेगी, मैंने एक्चुअली खोला हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक न्यूज है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये कवर अप है। जब भी हम ये टर्म यूज करेंगे कवर अप, इसका मतलब हमारे लिए ये होगा कि एक न्यूज थी, ये उसका कवर अप है, उसके आगे चल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले न्यूज पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा, सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट 2000, तो पहले इसे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको आता है ना, तो यह न्यूज आपके लिए हलवा है, समझते हैं, हलवा, इजी, आप बहुत ही आराम से इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे अगर आपको ये आता है। और सेक्शन 69A आप गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा इजीली, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसका एक आइडिया दे देता हूं। सेक्शन 69A बेसिकली है क्या सर? सेक्शन 69A ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी को
ये लगता है कि कोई भी चीज या कोई भी चीज जो देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी में क्या कह सकते हैं इंटरफेयर कर सकती है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो किसी के माध्यम से हो, ठीक है, कोई भी ई कॉमर्स के माध्यम से हो, कोई भी चीज जो कि देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकती है अगर वो पब्लिक डोमेन में आए तो। समझ में आया? कोई इन शॉर्ट और सिंपल, कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि पब्लिक को दिखे, अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज हमारी पब्लिक देखे, उससे देश में अराजकता का माहौल फैल सकता है। समझ गए? कोई भी चीज हमारी पब्लिक देखे, उससे देश में अराजकता का माहौल फैल सकता है, तो हम गवर्नमेंट और उसके नियुक्त जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी है, वो जो है डिफरेंट एजेंसी को या कोई भी जो ई कॉमर्स कंपनी है या फिर जो ये इंटरमीडिएरीज है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इनको आदेश दे सकता है कि इस चीज को आप पब्लिक डोमेन में मत लाइए। समझ में आया? जो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं उनके लिए एक और बार, कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक के सामने आने से, मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन की, आईटी ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, कोई भी ऐसी चीज जो कि अगर पब्लिक के सामने आ जाए, उससे देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, इन शॉर्ट देश में अराजकता का माहौल हो सकता है, उस चीज को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के से नियुक्त अधिकारी जो है, वो उस पर्टिकुलर एजेंसी को या उस इंटरमीडिएरी को, जो कि फेसबुक और ट्विटर हो सकता है, उसे कह सकते हैं कि इस चीज को आप अपनी डोमेन से हटाइए कि पब्लिक इसको एक्सेस नहीं कर पाए। और अगर ये लोग मना करते हैं तो इनमें पीनल एक्शन हो सकता है। ये था सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000, पहली चीज। अब इसमें हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने ट्विटर से कहा है कि भाई मान लीजिए एक्स अकाउंट जो है ब्लॉक करो। ब्लॉक क्यों करो कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि ये फार्मर प्रोटेस्ट से लिंक थे। इनके जो अकाउंट के जो थे, ये फार्मर प्रोटेस्टर जो था उससे लिंक थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, देश में अराजकता, अनस्टेबिलिटी आ रही थी। ठीक है, क्योंकि लोग भड़क रहे थे, तो ट्विटर ने क्या किया, इनको बैन किया अकाउंट को। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ना ट्विटर ने अकाउंट को खोल दिया। ट्विटर ने पहले अकाउंट को बैन किया, लेकिन फिर ट्विटर ने अकाउंट को जो है खोल दिया। ये कहा कि राइट टू एक्सप्रेशन का हम सपोर्ट करते हैं। ये किसने कहा? ट्विटर ने कहा। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई कह सकते हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं आया या कोई बयान नहीं आया। अगर गवर्नमेंट चाहती तो ट्विटर के ऊपर पीनल एक्शन ले सकती थी एज पर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000, पढ़िएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सिंस हमारी 135 करोड़ की आबादी है सर, हमारी 135 प्लस करोड़ की आबादी है, और हम जो मेन फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं अपने मिनिस्टर्स को, अपने लीडर्स को। और अगर हमारी लीडर्स ही ट्विटर यूज नहीं करके किसी और एक लोकल ऐप में स्विच करते हैं, और अगर कोई उनको फॉलो करता है, और क्योंकि आप जानते हैं सर, एक मिनिस्टर के अराउंड लाख फॉलोअर्स होते हैं, तो अगर कोई मिनिस्टर किसी और डिफरेंट ऐप में स्विच करता है तो उससे क्या होता है, उसके फॉलोअर्स भी उस डिफरेंट ऐप में स्विच होते हैं। ऐसे हमारे कुछ मिनिस्टर्स हैं, ना हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कौन सी ऐप है जिसमें वो स्विच कर रहे हैं, वो है कू। आप पता नहीं इसको कहते कैसे हैं, बट मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं कू, KOO। ये क्या है, ये इंडिजीनियस ऐप में से एक है जो आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन का इनोवेशन चैलेंज जो है जीती थी। कू वॉज अमंग द विनर्स ऑफ द आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज। समझ में आया सर आपको? तो इसमें स्विच कर रहे हैं, और फिर क्या किया, अब ट्विटर जानता है सर, क्योंकि इंडिया का इतना बड़ा बेस है, और अगर इंडिया में अपनी मार्केट खोलना मतलब इंडिया का अगर आधी जनता भी ट्विटर से अलग हो गई ना सर, तो ट्विटर को बहुत लॉस हो जाएगा रेवेन्यू का। समझ रहे हैं आप? इतनी बड़ी हमारी मार्केट है, आधे लोग भी अगर स्विच हो गए सर, 1/3 लोग भी स्विच हो गए, तो बहुत लॉस है सर ट्विटर को। तो ट्विटर ने क्या कहा है, ट्विटर ने कहा है कि हम इंडिया की गवर्नमेंट को रीच करेंगे एंड विल गो फॉर अ कॉमन डायलॉग, हम डायलॉग करेंगे। ठीक है, जो अल्टीमेटली होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000, एप्लीकेशन कौन सी है, कू। ठीक है, और कू क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में ये एक विनर थी। समझ गए आप? चलिए, ये न्यूज का भी हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है, आओ आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज है, श्रीलंका में सर क्या हो रहा है, ये अभी लास्ट में पढ़ेंगे सर। श्रीलंका ये तो इंटरनेशनल मैटर आ गया,
ठीक है, ये मैंने पूरा लिख के लाया हूं, बेफिक्र रहिए। ये छोटी सी न्यूज है, जो पहले छोटी सी न्यूज है उसको निपटा लेते हैं। एससी पैनल मीट्स एग्री बिजनेस। एससी क्या था सर? हुआ क्या था कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में गया केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? स्टे लगाया कुछ समय के लिए, और क्या किया? 4 मेंबर कमेटी बना दी, एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है, और ये इनको दिया 2 मंथ का अल्टीमेटम, 2 मंथ में आप दोगे रिपोर्ट। अब ये क्या कर रहे हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं? ये किससे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं एग्री बिजनेस वालों से, ठीक है। तो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है, जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी वो इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल के लिए स्टे लगा हुआ है, और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम 18 महीने के लिए इस बिल को जो है टाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सर, हुआ क्या है, जो हमेशा से एक दिक्कत आई है, कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, या कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन। देखिए सर, मैं आपको बताऊं सर कि हर एक आदमी के इसमें पॉजिटिव न्यूज व्यूज भी होंगे और नेगेटिव व्यूज भी होंगे। हर एक आदमी के इसमें पॉजिटिव व्यूज भी होंगे, नेगेटिव व्यूज भी होंगे। मैं ऐसा इंडिविजुअल हूं, मैं अपनी बात करूं इंडिविजुअली, तो मैं चाहता हूं कि चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो जाए। मैं चाहता हूं कि चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो जाए। अब जरूरी नहीं है कि मेरे कहने से सरकार चलती है, ये मेरा एक इंडिविजुअल व्यू है, ठीक है, आपका व्यू अलग हो सकता है। तो इसको लेके यहां क्या हुआ है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कुछ बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे, बजट में भी कहा है कि हम 2 बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे। वो 2 बैंक कौन से हैं वो नाम मुझे मिले नहीं है, लेकिन जो 2 बैंक को हम प्राइवेटाइज करेंगे, तो इससे क्या हुआ है, तो यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, उन्होंने कहा है हम 15 और 16 को जो है स्ट्राइक करेंगे, जो कि हमारे देश में बहुत ही कॉमन है, सिंस वी बिलीव इन राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। चलिए, अब ये पॉजिटिव न्यूज क्या है, नेगेटिव क्या है, ये मैं क्या बताऊं आपको, मतलब मैं आपकी अपनी व्यूज है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा सर, आई हैव गॉन थ्रू द एयरपोर्ट, आप लोग भी एयरपोर्ट गए होंगे। एयरपोर्ट में आप वर्किंग देखिए सर, जस्ट कंपेयर इंडिगो वर्सेस एयर इंडिया, ठीक है। नो फर्दर वर्ड्स फ्रॉम माय एंड, जस्ट कंपेयर द सर्विसेज फ्रॉम इंडिगो एंड एयर इंडिया, यू विल कम टू नो। कहीं ना कहीं इंडिगो में भी बहुत कह सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन है, तो लोगों का कह सकते हैं जो एक सोच होती है कि लोगों की परवाह नहीं करते हैं, पर अंडरस्टैंड सर, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिगो एंड एयर इंडिया, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं ना सर, इंडिगो का कुल स्टाफ आपका लगभग होगा 21,000 ऑल ओवर इंडिया। इंडिगो का कुल स्टाफ होगा 21,000 या 22,000 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब शायद बढ़ गया होगा सर, की फ्लाइट बढ़ चुकी है। और इस अगर मान लेते हैं कि 21% स्टाफ है किसका, इंडिगो का 100 में से, तो एयर इंडिया का आपका लगभग कितना होगा, 80 से 90%, इनफैक्ट 100 पार कर सकता है। तो सर ये डिफरेंस है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आपके हो सकते हैं, तो इसमें नो कमेंट। बाकी क्या न्यूज है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है सर। हुआ क्या है ना, आप समझिए, सेंटर ऑब्जेक्ट्स टू प्लिया अगेंस्ट स्पेशल मैरिज एक्ट। सबसे पहले इन चीजों को मैं सिंपल करता हूं। इन चीजों को सिंपल कैसे करता हूं, अब ये देखिए, ठीक है। अब होता क्या है ना, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है पहले सर, स्पेशल मैरिज क्या होती है। सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट ये क्या करता है, ये इंटरकास्ट मैरिज करवाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या करता है, ये इंटरकास्ट मैरिज करवाता है। अब देखिए, ऑल मैरिजेस डन अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट रिक्वायर्स पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द कपल फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द पब्लिक फॉर 30 days। समझ रहे हैं, वेरी गुड थिंग। अब ये कह रहे हैं भाई कि हम लड़की के और लड़के का नेम पब्लिश करेंगे और 30 दिन देंगे अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है या नहीं आता है। वेरी गुड थिंग सर, समझ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो सर प्रोटेक्शन कहां से मिली इनको, यही चीजों से क्या होता है, इन्हीं चीजों से होता है विक्टिमाइजेशन, हैरेसमेंट, इन्हीं चीजों से होता है सर कपल का। हुआ क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट रिक्वायर्स पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द कपल फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम पब्लिक फॉर 30 days। विद इन दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इफ एनीवन कैन ऑब्जेक्ट टू द मैरिज ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वुड कॉन्ट्रावीन वन और मोर ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि
थ्रू करता है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है क्या, वन और मोर कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4 ऑफ द एसएमए। अब पहले सेक्शन 4 हम देखते हैं कि सेक्शन 4 क्या है। सेक्शन 4 क्या है, एक मिनट दीजिएगा सर, बेफिक्र रही है, सब कुछ हम आपको दिखा के चलेंगे, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखिए वन और वो कंडीशन कौन कौन सी है, नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग, किसी का कोई, जैसे अगर लड़की है लड़की का पति नहीं होना चाहिए और लड़के की वाइफ नहीं होनी चाहिए, या वो इनकेपेबल है ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, क्योंकि उनका जो है माइंड से ठीक नहीं है। थ्रू केपेबल ऑफ अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, अगर उनको मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, या कह सकते हैं आपकी पागल टाइप के हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक कुछ कंडीशंस है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 4 है आपका कि तो अगर इसमें से, अगर इनमें से, या वो उसका कोई पति या वो ऑलरेडी मैरिड है, मान लीजिए सिंपल कि या तो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर क्या है कि उनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, या फिर वो पागल है, समझ रहे हैं। तो क्या है, और दूसरा एक और क्या है, या फिर क्या है उनकी एज जो है, जो हमारी एज अलाउ होती है, लड़के की एज कितनी होती है 21, लड़की की कितनी होती है 18, वो इससे नीचे है, समझ रहे हैं। तो इससे क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब मैं वही एग्जाम्पल उसमें आता हूं अपने आर्टिकल में, मेरा आर्टिकल कहां गया, आर्टिकल ये है। अब क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कुछ जो सेक्शन 4 के थे, पहला क्या था अनसाउंड माइंड, दूसरा क्या था सर आपका कि दोनों पहले से शादीशुदा है, तीसरा क्या था तो पागल है, चौथा क्या था उनकी मैरिज एज। अगर इस किसी को भी ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है, अब अगर इस किसी को भी ये जो है काटता है या इसके खिलाफ होता है, सम ऑफ द कंडीशंस इंक्लूड नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग, जो हमने कहा, आइदर ऑफ देम इज अनसाउंड माइंड, हमने ये कहा, इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, ये भी कहा, और द मैन हैज कंप्लीटेड 21 एंड द वुमन जो है हाउ मच 18 ईयर्स, हमने वही कहा, अनसाउंड माइंड, स्पाउस लिविंग, कंसेंट नहीं दे पा रहे हैं, और उनकी एज हुई है नहीं हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये था। अब अगर ऐसा होता है, आगे क्या है, अगर लोग जो है 30 दिन के अंदर जो है अपना ऑपरेशन देते हैं, तो फिर जो उसमें ऑफिसर है वो एक इंक्वायरी बैठा सकता है, उसके अंदर ऑफिसर एक इंक्वायरी बैठा सकता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, ये प्रोविजन जो है was challenged by an interfaith couple on the grounds that 30 days gestation period was not warranted, as the same objective can be mitigated on the basis of certificate issues by government hospital or on the basis of undertakings by them. बेसिकली जो हमारा एक कपल ने जो ये प्लिया अप्लाई की थी, उन्होंने कहा सर आप पब्लिश कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो आके हमसे मिले। अब आपने कहा कि ऑब्जेक्शन किस सेक्शन के अंडर होनी चाहिए, आपने कहा ऑब्जेक्शन जो होनी चाहिए वो सेक्शन 4 के अंडर होनी चाहिए, और सेक्शन 4 में क्या आता है, ये 4 चीजें आती हैं, ठीक है। अब ये कपल कह रहा है, इंटरफेथ कपल, कि सर इसकी जरूरत क्या है, इन्होंने कोर्ट में कहा है कि इसकी जरूरत क्या है, अगर आपको ये वारंटी ही चाहिए कि हमारी एज कितनी है, हमारा मेंटल कंडीशन सही है, हम कंसेंट दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, या हम शादीशुदा है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्टिफिकेट ले आएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, या हम खुद का खुद जो है एक अंडरटेकिंग भर देंगे, समझ रहे। अब ये चीजें जो आप हमारा नाम छाप रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो ऑपरेशन के लिए, तो ये तो हम खुद ही कर सकते हैं ना, हम आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाके सर्टिफिकेट दिखा देंगे, प्लस हम एक अंडरटेकिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे, समझ रहे हैं। बट हाउ एवर क्या हुआ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट दीजिएगा सर मुझे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर, ठीक है। तो क्या है, हम यहां पर कह रहे थे, इन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ये सभी करना है, हमारा नाम छापना है, तो इससे अच्छा हम आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट इशू करके दे देंगे और खुद भी एक अंडरटेकिंग कर देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ है, अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या आया है, हाउएवर द लॉ मिनिस्टर सेड इफ एनी पर्सन रेज्ड ऑब्जेक्शन, एक मिनट दीजिएगा सर, यस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो क्या है, अब लॉ मिनिस्टर ने कहा है इफ एनी पर्सन raises objection to the said marriage within a period of 30 days, the marriage officer shall not solemnize the marriage until he has inquired into the matter of objection. It may not be possible to verify the credibility of such person if at least 30 days period is not given. The minister added, the procedure laid down in the act for registration of marriage is fair and reasonable. ठीक है,
तो कुछ नहीं है सर, देखिए सिंपल सी बात है, आगे कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसमें। इन्होंने क्या किया है, सेंटर ने ऑब्जेक्ट किया है, किया दो, किसने की थी, एक स्पेशल कपल ने की थी, इंटरफेथ मैरिज की। उन्होंने कहा था कि आप ये 30 दिन का जो आप ये क्या कहते हैं, आप 30 दिन का गेस्टेशन पीरियड देते हैं, जिसमें कि आप लोगों से कहते हैं कि जिसको भी इस मैरिज से आपत्ति है वो आके हमें रिपोर्ट कीजिए 30 दिन के अंदर। अब आखिर रिपोर्ट किस जगह पे कीजिए, सेक्शन 4 के। और सेक्शन 4 क्या कहता है एसएमए का, सेक्शन 4 कहता है कि भाई कपल कपल जो है अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, वो कंसेंट दे सकता है, खुद डिसीजन ले सकता है, वो ऑलरेडी मैरिड नहीं होने चाहिए, और क्या उनकी एज हो गई है। इनके बिहाफ में अगर आपको किसी ऑब्जेक्शन को अप्लाई करवाना ही है तो कपल ने जो है इसके खिलाफ एक अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, कहा है आप ऑब्जेक्शन क्यों ला रहे हैं, हम ही लोग आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाके सर्टिफिकेट दे देंगे या अंडरटेकिंग साइन कर देंगे, आप ये गेस्टेशन पीरियड या ये जो ऑब्जेक्शन है ये आप क्यों ला रहे हैं। ठीक है, तो यही यहां पर हुआ है और गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया है कि नहीं जो हमारे लॉ में है वो ठीक है। ठीक है, ठीक है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, द पेटिशन हैज sought to quash सेक्शन 6 और 7 ऑफ द एसएमए व्हिच मैंडेट पब्लिकेशन। अब ये पेटिशन जो थी इसने ये भी कहा था कि आप सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 ऑफ एसएमए को काटो, जो कहता है which mandate publication of the public notice on the grounds that it is unreasonable and arbitrary. The 30 days period offer an opportunity to the king of the couple to discourage an intercaste or interreligion marriage. सिंपल है, ये 30 दिन जो आप दे रहे हैं ना सर, इससे कुछ नहीं होता है, इससे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे आप एक विक्टिमाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, विक्टिमाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पूरी न्यूज थी, तो आई गेस इस न्यूज का A to Z हमने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें आपके लिए, अगर आपके पास टाइम है तो स्पेशल मैरिज एक्ट का कानून जो है पूरा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे आते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में ना हमारे कुछ इंटरेस्ट छुपे हैं, क्योंकि देखिए हम इंडिया एक ऐसी कंट्री है सर, अगर मैं इंडियन नहीं भी होता ना, मैं तब भी मैं किसी और कंट्री का होता तो मैं एक बात पक्का कहता कि जो इंडियंस है ना, दे आर लव पीस लविंग पीपल। इंडियंस हमारे अंदर कितना भी भेदभाव हो, कितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हो सर, वो अलग बात है, बिकॉज वी गिव फ्रीडम, हम डेमोक्रेसी है, वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज ऑफ नाउ। ठीक है, हम लोगों को फ्रीडम देते हैं, तो बट अल्टीमेटली जो हमारी सरकार है, चाहे वो रिस्पेक्टिव मोदी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उससे क्या है ना, वी आर ऑलवेज पीस लविंग। कुछ चीजों के हम खिलाफ हैं, पहला क्या है, टेररिज्म, दूसरा क्या है, क्लाइमेट। हमारा एक मोटो है सर, जो हम आम दिन पिक्चरों में ही सुनते हैं कि हम चाहते हैं जियो और जीने दो, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में आप हस्तक्षेप मत कीजिए, और हमने भी कभी नहीं किया सर। ठीक है, एक्सेप्शन आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक्सेप्शन है, पर अल्टीमेटली वो लैंड तो हमारी ही है सर। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है अफगानिस्तान में, क्या हुआ है सर, एक यूएस और तालिबान के बीच में एक डील साइन हुई थी वैन में। उसमें कहा गया था कि तालिबान जो है, तालिबान और यूएस के बीच में, मैं यहां लिख देता हूं सर, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, तालिबान एंड यूएस के बीच में डील साइन हुई थी। इन्होंने कहा था, 3 ऑप्शन थे, इन्होंने कहा था तालिबान जो है वायलेंस नहीं करेगा, तालिबान जो है नो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिंक नहीं लेगा, और तीसरा क्या है, तालिबान जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएगा, प्लस गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। समझ रहे हैं आप, ये चीजें डिस्कस हो गई थी। ठीक है, ये चीजें डिस्कस हो गई थी, और इसके बदले यूएस ने क्या कहा, हम ट्रूप्स को पुल आउट करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक तरफ तो ये हो रहा है, और इसके पैरेलल क्या चल रहा है सर, अफगानिस्तान में वायलेंस चल रही है। एक तरफ आप एक शांति का मुखौटा लेके बैठे हैं, बोल रहे हैं कि हमने डील साइन कर दी। ट्रम्प का एक उपलब्धि में से एक ये था कि इन्होंने ये डील साइन की थी, जिसमें कि अपने ट्रूप्स को वापस बुलवा रहे थे, मई तक का डेडलाइन था, अब तो नाटो ने उसको एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन क्या है, दूसरी तरफ जो है वायलेंस चल रहा है, और वायलेंस के लिए तालिबान जो है यूएस को ब्लेम कर रहा है, यूएस तालिबान को कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डील सही साबित नहीं होती दिख रही है, और यही हमारे मोदी साहब का बयान आया है। मोदी साहब ने कहा है
कि इंडिया सपोर्ट इमीडिएट कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर इन अफगानिस्तान। ठीक है, ही वाज स्पीकिंग एट अ सेरेमनी टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शटूट डैम टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू काबुल। शटूट डैम, ये इंपॉर्टेंट है, शटूट डैम बना रहे हैं हम कहां, अफगानिस्तान में, जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर आ जाए। ठीक है, अब क्या है, वी आर कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग वायलेंस इन अफगानिस्तान, इनोसेंट सिटीजन, जर्नलिस्ट एंड वर्कर्स आर बीइंग टारगेटेड इन अ कावर्डली मैनर। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि यहां पर सीज फायर हो जाए, ये हम चाहते हैं। और अभी लेटेस्ट इंसिडेंट क्या हुआ है, 4 सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड इन ट्यूसडे इन अ रोड साइड बॉम्ब ब्लास्ट इन हेरात इन वेस्टर्न पाकिस्तान। ये हेरात है आपका। ठीक है, अब ये तो हुई आज की बात। अब क्या है, अब इंडिया और अफगानिस्तान का कुछ रिलेशन है, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में, सर देखिए, इंडिया ने सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से कभी अफगानिस्तान में अपनी फोर्स नहीं भेजी, लेकिन इंडिया ने सिविलियंस के लिए वहां बहुत कुछ किया है, और इंडियन के लिए वहां के सिविलियंस के दिल में बहुत सारा प्रेम है। इसे हम कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी, लोगों के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। जैसे कोई चाइनीज है, चाइनीज और हम में कुछ संबंध अच्छे नहीं बन सकते, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लेकिन वहीं अगर कोई आदमी हमारे पड़ोस का है, कहां का है, भूटान का है या नेपाल का है, बांग्लादेश का है, उससे हमारे संबंध अच्छे होंगे। इसे हम कहते हैं क्या, सॉफ्ट डेमोक्रेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉरी। तो देखिए इंडिया ने यहाँ पर क्या क्या बनाया है अभी तक, कुछ इमेज लाया हूं मैं। सलमा हाई, ये छोड़िए, एक दूसरी इमेज देख लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी इमेज है हमारे पास, ये है, इसमें डिवाइड अच्छा क्या रखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने उठाया है सर। ये हमने क्या किया है, पहले वहां ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है। क्या क्या दिया हमने सप्लाई किया है 1.1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट टू अफगानिस्तान। और इसके अलावा हमने क्या किया है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एक 400 बेड का हॉस्पिटल है, ठीक है, जो कि चिल्ड्रंस के लिए है, वो हमने वहां खोला है। ठीक है, ये किसमें है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इसके अलावा और भी है, अभी जो है बता रहा हूं। इंफ्रा में हमने क्या किया है, जरंज और डेलाराम, तो हमने क्या बनाया है, एक हाईवे बनाया है। ठीक है, और हमने क्या बनाया है, फुले खुमरी से काबुल तक हमने क्या बनाया है, एक सब स्टेशन बनाया है। इसकी हम आपको मैं इसका वो दिखाता हूं मैप में। ठीक है, क्या बनाया है, खुमरी से लेकर काबुल तक हमने एक बनाया है सब स्टेशन। ठीक है, हमने डेलाराम से लेकर जरंज तक, जरंज से लेकर डेलाराम तक एक बनाई है रोड। समझ गए हैं। हमने सलमा हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया है हेरात में, बिल्कुल ठीक है सर। हमने वहां की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, कहां पर, काबुल में। तो समझिए नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, इसके अलावा सर क्या बनाया हमने और क्या किया है, न्यू अफगान पार्लियामेंट हो गया सर। एक इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिसे हम कहते हैं सलमा डैम, ये कहां बनाया है, ये बनाया है हमने हेरात में। ठीक है, ये बनाया हमने हेरात में। फिर बाकी हमने पुल एक खुमरी से लेकर काबुल तक हमने एक सब स्टेशन बनाया था। ठीक है, और एक हमने हाईवे बनाया है जरन से दिलाराम तक। ठीक है, इसके अलावा कनेक्टिविटी कहां से है सर, हमने छाबाड़ पोर्ट जो है डेवलपमेंट किया है। ठीक है, छाबाड़ से हम रोड रेलवे से जोड़ेंगे, हम कहां तक का, हम जोड़ेंगे कहां, दिलाराम तक जोड़ेंगे। तो ये पूरी कनेक्टिविटी है। हमने डायरेक्ट एयर फ्लाइट कॉरिडोर बनाया है बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया 2017 में। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने क्या किया है सर, हमने वहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में, सच एज थ्रू द इंडियन अफगानिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट शो जो 17 में हुआ था। ठीक है, बाकी हमने बहुत सारे वहां हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है बनाए हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या की है सर हमने, मोर देन 3,500 अफगान्स अंडरगोइंग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। देख रहे हैं 3,500 अफगान जो है यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं सर, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं हम। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं इतना कुछ हम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, और इसके अपार्ट भी हम वहां बहुत कुछ कर रहे हैं। ये थोड़ी पुरानी फोटो है। ठीक है, तो समझिए इंडिया ने अफगानिस्तान में मिलिट्री की तरफ से या अपना सिक्योरिटी की तरफ से कोई सपोर्ट अभी तक तो डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इंडिया ने वहां की सिविल जनता के लिए बहुत कुछ किया है। इंडिया के वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट है, इंडिया वहां के लोगों को ह्यूमन रिसोर्स बनाना चाह रहा है, समझ रहे हैं। और इंडिया चाहता है कि वहां पर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अगर वहां पर स्टेबिलिटी आएगी तभी इंडिया का लगाया पैसा, जो वहां इतना सारा पैसा है, इससे आउटपुट मिलेगा। अगर वहां स्टेबिलिटी ही नहीं आएगी तो इन सबका कुछ फायदा ही नहीं है। समझ में आया। ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे इंडिया के अफगानिस्तान में और मोदी जी की स्पीच जो हमने बात की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर अभी। ठीक है, म्यांमार का डेवलपमेंट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ हल्का बोल देता हूं कि 2011 से पहले तक यहां मिलिट्री रूल ही था। 2011 पे सू की को रिलीज किया, 2015 में फर्स्ट इलेक्शन हुए, ठीक है, जिसमें ये विन कर गई, जीत गई।
फिर 2020 में दोबारा इलेक्शन हुए, उसमें भी ये जीत गई, लेकिन इसमें क्या हुआ, आरोप लग गया कि क्या हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, ठीक है। या इसमें क्या हुआ है, मिलिट्री की जो वहां की मिलिट्री थी, उनकी जो बैक पार्टी थी, मिलिट्री जिस पार्टी को बैक करती थी, वो पार्टी जो है हार गई, वो पार्टी जो है हार गई। अब जब वो पार्टी हार गई तो मिलिट्री ने क्या कहा, इसमें धोखाधड़ी हुई है, और उन्होंने पावर को अपने पास ले लिया। वहां का चीफ जो है इस टाइम सुप्रीम है, कहां का, कंट्री का, डिक्टेटरशिप टाइप की वहां सिचुएशन आ गई है। इससे लोग जो है नाराज हैं, सू की और उनके जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं सबको डिटेन किया गया है, होम अरेस्ट मान लीजिए, तो वहां कर्फ्यू लगे हुए हैं, ठीक है। तो आए दिन वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये बता देते हैं। एनवायरमेंट, केरला की बात है क्योंकि बीच में मैं कुछ टाइम केरला था, तो केरला में क्या है, सब मराठू बिल्डर्स है, कोची के आसपास है जो कोस्टल जोन है, वहां पर कंस्ट्रक्शन का कुछ रेगुलेशंस होती है। तो ये बिल्डर्स थे आपके मराठू बिल्डर्स, इन्होंने क्या किया, वहां पर एक 2 स्टोरी बिल्डिंग बना रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये पूरी बिल्डिंग को जो है डिमोलिश किया गया। अब इसमें जिस भी लोगों का पैसा लगा हुआ था, तो कोर्ट ने कहा है कि आप लोग 50% कंपनसेशन देंगे, किसे, उन लोगों को, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छी न्यूज देख रहे हैं, कोई अच्छी न्यूज हो। हाँ, ये एक अच्छी न्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, अच्छी ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। सर इंपॉर्टेंट क्यों है ना ये न्यूज सर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस न्यूज में क्या है, इस न्यूज में फर्स्ट टाइम मोदी जी और बाइडन ने बातें की हैं सर, फोन पे, समझ रहे हैं, मोदी जी और बाइडन ने फोन में बातें की है। तो ये न्यूज तो मैं बहुत ही आपको डीप समझाऊंगा, आप प्लीज तैयार रहिएगा, ठीक है। ये न्यूज जो है हम डीप में देखने वाले हैं, तो आप प्लीज तैयार रहिए, ठीक है। क्या हुआ है, बात करते हैं। मोदी जी एंड बाइडन साहब, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपस में बात की है। इन्होंने क्या, किस किस मुद्दों में बात की है, इन्होंने कहा है हम मिलकर क्या करेंगे, कोविड को फाइट करेंगे, हम मिलके क्या करेंगे, हम मिलके कोविड को फाइट करेंगे। इन्होंने किसकी बात की है, इन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की है। फिर इन्होंने किसकी बात की है, इन्होंने कहा हम कुछ ऐसा करेंगे कि आइदर साइड को बेनिफिट होगा, मतलब हम इस तरफ जाएंगे जहां पर हम दोनों को प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री प्रॉफिट उठा रही है, हम दोनों को जो है प्रॉफिट होगा। और चौथी चीज, हम टेररिज्म को क्या करेंगे, हम टेररिज्म को काउंटर करेंगे। इसके अलावा और क्या बात हुई, इसके अलावा बात हुई सर किसकी, इसके अलावा बात हुई इंडो पैसिफिक की, इसके अलावा बात हुई किसकी, फ्री नेविगेशन की, ठीक है। फिर और क्या बात हुई सर, बात हुई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, ठीक है। और क्या बात हुई सर, और बात हुई क्वाड को स्ट्रेंथन करने की, समझ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक आखिरी बात हुई किसमें, म्यांमार की, ठीक है। वहां कहा है कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ठीक है। और आखिरी, एग्रीड टू रिमेन इन टच। अब इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं क्या क्या हुआ है, ठीक है। थोड़ा देखते हैं विस्तार में क्या क्या हुआ है। पहला क्या क्या है, पहली बात तो सर ये, मोदी जी और बाइडेन के बीच में ये फर्स्ट कॉल थी, और इसमें इन्होंने बाइडेन को कांग्रेचुलेट भी किया है, क्योंकि कुछ स्पेकुलेशंस आ गए थे, क्योंकि कुछ स्पेकुलेशंस आ गए थे कि बाइडेन और मोदी साहब की नहीं बन सकती, कुछ स्पेकुलेशंस आ गए थे। लेकिन अभी इन सबको तोड़ते हुए मोदी जी और बाइडेन साहब के बीच में बात डायरेक्ट हुई है, फोन कॉल हुआ है। इससे पहले उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या उनके काउंटर पार्ट इंडिया में, ठीक है, दो और मिनिस्टर्स की आपस में बात हो रही थी, लेकिन डायरेक्ट हेड टू हेड टॉक नहीं हुई थी, ये अभी हुई है, ठीक है। तो पहली बात क्या है, इन्होंने कहा है कि हमें कोविड को साथ मिलकर लड़ना है, ठीक है, विल वर्क टुगेदर टू विन द फाइट विद कोविड, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्लाइमेट चेंज, जिसको लेकर ट्रंप बिल्कुल चिंतित नहीं थे, जैसे ही बाइडेन साहब आए ऑफिस में, इन्होंने ट्रंप की कुछ पॉलिसीज को रिवर्स किया। उसमें से एक पॉलिसी ये भी थी कि ये पेरिस क्लाइमेट को ज्वाइन करेंगे, तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की है, बहुत अच्छी बात है, और इंडिया भी इसमें बहुत एक्टिव रहता है। इन्होंने कहा संबंध ऐसे बनाएंगे कि दोनों तरफ बेनिफिट हो, ठीक है, ऐसा नहीं एक तरफ ट्रेड डेफिसिट हो जाए या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, दोनों तरफ जो है बेनिफिट हो। और टेररिज्म को काउंटर करेंगे, क्योंकि यूएसए भी करता है और इंडिया भी हमेशा करता हुआ आया है, ठीक है। इंडो पैसिफिक,
इंडो पैसिफिक में क्या है सर, इन्होंने कहा है हम फ्री नेविगेशन को सपोर्ट करते हैं, और वो इंडिया भी करता है। इंडिया जानता है कि इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन को इंडिया सपोर्ट करता है। ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर था, क्योंकि चाइना जो है एलएसी में आके बैठा पड़ा है उस समय से। तो इसने कहा है कि हर एक कंट्री को एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। क्वाड, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इसको स्ट्रेंथन करो। ऑस्ट्रेलिया पिछले साल ज्वाइन हुआ है अभी, इसको स्ट्रेंथन करो। ठीक है। म्यांमार में कहा है, म्यांमार में रूल ऑफ लॉ की स्थापना की जाए, जो कूप हुआ है उसको खत्म करें, और स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ के बात करें और डेमोक्रेसी को आगे लाएं। ठीक है। और कहा है कि हम आगे भी टच में रहेंगे। ठीक है। अब जो पेपर रिलीज हुआ है, ये डायरेक्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री जो पेपर रिलीज हुआ है, उसमें भी देखिए पूरा लिखा हुआ है। एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। जो क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रेसिडेंट जोसेफ आर बाइडेन जूनियर स्पोक टुडे विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आराम से पढ़ रहा हूं क्योंकि जो बताया मैंने इसमें वही है। ऑफ इंडिया कमिटिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया विल वर्क क्लोजली टुगेदर टू विन द फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक। पहली प्रॉब्लम, पहली जो हुआ है। दूसरा, renew their partnership on climate change. दूसरा, rebuild the global economy in a way that benefit the people of both countries. तीसरा, stand together against the scourge of global terrorism. चौथा, समझ रहे हैं, यही मैं बताया था ना आपको। पहला क्या बताया मैंने आपको कि कोविड-19 में फाइट करेंगे, साथ में क्लाइमेट चेंज बताया मैंने, ऐसा कुछ करेंगे दोनों साइड को बेनिफिट हो। चौथा, टेररिज्म। तो चार हम यहां देख चुके हैं। अब इन्होंने कहा कंटिन्यू क्लोज कॉपरेशन टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये भी कहा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, चाइना की तरफ इशारा किया। एंड स्ट्रॉन्गर रीजनल आर्किटेक्चर थ्रू द क्वाड, क्वाड को स्ट्रेंथन करिए। ठीक है। द प्रेसिडेंट अंडरस्टूड हिज डिजायर टू डिफेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स अराउंड द वर्ल्ड एंड नोटेड दैट अ शेयर कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज इज द बेडरॉक फॉर यूएस इंडिया रिलेशनशिप। हम दोनों डेमोक्रेसी हैं, हम दोनों डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, और यही एक मेन पिलर है हमारे अच्छे संबंध का। ठीक है। फर्दर बर्मा की बात की कि बर्मा में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है। और कहा कि हम भविष्य में भी टच में रहेंगे। ठीक है। तो समझिए, बाइडेन और इंडिया के बीच में सिर्फ एक ही खट हो सकती है सर, या एक ही डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वो ये है डेमोक्रेसी को लेकर या ह्यूमन राइट्स को लेकर। देखिए, इंडिया ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करता है, समझिए। अगर इंडिया ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता तो 26 जनवरी को हम फार्मर्स को दिल्ली में आने भी नहीं देते। अगर इफ यू आर थिंकिंग कि हमारी फोर्सेस इतनी वीक है, तो गेट दिस मिथ आउट ऑफ योर माइंड सर, द वेरी फर्स्ट थिंग, राइट। तो अगर वो चाहते तो वो लोग फार्मर्स को दिल्ली में आने ही नहीं देते, लेकिन आने दिया। ये शो करता है कि हम कितनी महान डेमोक्रेसी है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेकर या कुछ ऐसे इलाके हैं, वहां पर जो है हम इंडिया पे लगातार ह्यूमन राइट्स के वायलेशन लगते गए हैं। और अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर भी जो है इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने जो है कमेंट किए थे, चाहे वो आपकी रिहाना हो, चाहे वो आपके ग्रेटा थनबर्ग हो, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, तो कमेंट आए थे। इससे कहीं ना कहीं हमने सोचा कि बाइडेन और हमारे बीच में रिश्ते जो है खटास हो सकती है, और बाइडेन ने साफ कर दिया सर कि हमारे जो रिश्तों की नींव है वो है डेमोक्रेसी, और हम दोनों ऐसी कंट्री हैं जो वर्ल्ड की पुरानी डेमोक्रेसी है। ठीक है। और यही हमारी नींव को रखता है। बाकी क्या क्या डिस्कशन हुआ है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इनकी और मोदी और इनकी पहली कॉल थी। क्या क्या डेवलपमेंट होता है आगे हम देखेंगे। अभी क्या हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। WHO की टीम गई थी सर वुहान में चेक करने के लिए कि कोविड-2 वहीं से आया था या वहां की वुहान की एक लैब से ही उसका उत्सर्जन हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है। और अल्टीमेटली यही कहा जा रहा है कि वो वहां से उसका उत्सर्जन नहीं हुआ था, लेकिन अभी मेन रिपोर्ट जो है, रिटन रिपोर्ट, वो आनी बाकी है, उसका हम वेट कर रहे हैं। ठीक है। ये भी एक अच्छा न्यूज है सर, ये भी एक अच्छी न्यूज है। ये क्या है? पोलैंड। सर पोलैंड की बात करता हूं ना, ये देखिए, द लास्ट विजिट ऑफ एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू पोलैंड हैपेंड मोर देन 40 years ago। 40 साल पहले हमारा देश का लास्ट प्रधानमंत्री जो है पोलैंड गया था, और आखिरी बार कोई पॉलिश प्रेसिडेंट जो इंडिया आया था वो आया था 20 साल पहले। समझ रहे हैं? इतना गैप हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे और पोलैंड के बीच में रिश्ते सही कैसे हो सकते हैं सर। ठीक है। पोलैंड की कैपिटल क्या है सर? वॉर्सो है। अब पोलैंड ने क्या कहा है, पढ़ते हैं। एज द प्लानिंग फॉर 2 trips बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू यूरोप दिस समर। इस समर में मोदी जी जो है 2 बार यूरोप जाएंगे।
पोलैंड इज लुकिंग फॉर अ विजिट टू वॉर्शो। पोलैंड कह रहा है कि हमारे वहां भी आप आइए, वॉर्शो में आइए, हमारी कैपिटल में आइए, ठीक है, जिससे कि हम कुछ नेगोशिएशन जो है वो कर पाए, क्योंकि हमारी फ्लाइट्स भी जो है अभी सस्पेंड है पिछले 1 साल से, ठीक है। अभी क्या है, वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड आफ्टर द पेंडेमिक इज शेड्यूल्ड फॉर बांग्लादेश नेक्स्ट मंथ। अगले साल वो बांग्लादेश जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है, कहां से, ब्रुसेल्स से, फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड इंडियन समिट जो होगी, उसके बाद वो जाएंगे कॉमनवेल्थ यूनाइटेड किंगडम, जहां पर वो G7 ग्रुपिंग को अटेंड करेंगे एज अ स्पेशल इनवाइटी। समझ रहे हैं? तो इनकी ट्रिप कैसे कैसे होगी देख लेते हैं। पहले जाएंगे बांग्ला, फिर जाएंगे ब्रुसेल्स, फिर जाएंगे, ये यूरोप में है, फिर जाएंगे कहां पर, ये फिर जाएंगे यूके, G7 में है, स्पेशल इनविटी है, ठीक है। ये ऐसी की समिट होगी। अब पोलैंड कह रहा है कि आप वॉर्शो भी आइए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे जो पोलैंड से जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे 40 साल हो गए सर, और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी साहब वहां जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें इतना ही है इस न्यूज में, कि पोलैंड ने रिक्वेस्ट किया है या पोलैंड चाह रहा है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट करे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है यूरोप की तरफ को आ रहा है, ये हम समझे। अब इस पे मेन मुद्दा सर ये है, मेन इसमें चीजें ये है कि इंडिया और ईयू की जो समिट होनी है ब्रुसेल्स में, वो क्या है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है ना सर, बहुत टाइम से एक कॉन्फ्लिक्ट में है, या हम एक प्रॉपर डील साइन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम कहते हैं BTIA, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि हम जो ट्रेड है वो फ्री करेंगे, कुछ चीजों में हम टैरिफ को कम करेंगे, लेकिन क्या होता है ना, जो आपके कह सकते हैं यूरोप है, यूरोप कुछ चीजों की डिमांड करता है जिसमें इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है, वेर इन लाइक कुछ चीजों में जो है इंडिया डिमांड करता है, यूरोप एक्सेप्ट नहीं करता है। सिंस यूरोप हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अभी यूरोप हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और यूरोप के हम 9th ट्रेडिंग पार्टनर है, समझ रहे हैं, 9th नंबर पे। और 2007 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, बातचीत चलती रही, कोई नतीजा सामने नहीं आया, 2013 में ये बातचीत रुक गई, एंड देन 18 में अभी दोबारा से रिज्यूम की, ठीक है। BTIA क्या है सर, इसमें एक लंबा अलग लेक्चर चाहिए होगा, इसके बारे में अगर टाइम होता है तो पढ़िए। यूरोपियन यूनियन इंडिया बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर, इसकी चीजें जो है रुकी हुई हैं, ये अगर ये साइन होता है ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, इस बार अगर होता है ब्रुसेल्स में, तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूरोप के ट्रेड में आप बढ़ोतरी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनीज के लिए, हमारी शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, ये लोकल न्यूज है, मतलब कि स्टेट न्यूज है। राज्यसभा ने क्या किया है सर, दिल्ली में जो आप देखते हैं, दिल्ली में आए दिन आप देखते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, ठीक है। दिल्ली में बहुत जगह पे क्या हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो लास्ट ईयर ऑर्डिनेंस आया था, जिसने कहा था कि दिल्ली में अभी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन्हें तोड़ा ना जाए, और दिसंबर तक उसे एक्सटेंड किया गया था। और अभी क्या है, राज्यसभा ने एक बिल पास किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको एक्सटेंशन दो 3 साल का, ठीक है। ये क्या है, इसके पीछे क्या चक्कर है, क्योंकि सर देखिए दिल्ली आप जानते हैं कैसा मतलब कंजेस्टेड बन चुका है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलीगली ऑक्यूपाई करके लोग बैठे हुए हैं, और वहां पर कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है। हो सकता है कि उसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट खराब हो सकते हैं, बहुत सारी उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इनका डिमोलिशन, इनको तोड़ना, इनका जो है इस पे स्टे लगाना, या इन बिल्डिंगों को तोड़ना जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इस पे गवर्नमेंट ने 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। तो 3 साल तक जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं वो नहीं टूटेंगी, ठीक है। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं, बाकी आपको बताएं सर, आपके अपना व्यूज होगा, ठीक है। ये कंपनी की न्यूज है। इन एनर्जी आप जानते हैं आजकल क्या हो रहा है ना सर, एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, ये हम एक TT साइन करते हैं, TT का नाम क्या है वो बताइएगा आप कमेंट्स में। TT क्या होती है ना, कोई भी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, जब कोई भी कंपनी, ठीक है, ये इंडिया मान लेते हैं, जब कोई, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, जब कोई भी कंपनी इंडिया आती है, ठीक है, FDI लेके या खुद की कंपनी खोल के ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट करके, तो वो डील साइन करते हैं कि अगर हमारा कोई भी विवाद होगा, तो विवाद का निपटारा हम यहां नहीं करेंगे इंडिया में, वो हम करेंगे एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर में, जो कहां पर है, हेग में,
ठीक है, मतलब कि सिंपल में अगर कोई कंपनी इंडिया आती है एफडीआई करने के लिए, यहाँ इंडिया में कंपनी खोलती है बाहर की कंपनी, और कहीं उसका उसका और इंडिया का कोई विवाद होता है, तो एक डील साइन करते हैं कि हम जो विवाद है वो इंडिया में नहीं निपटाएंगे, वो हम एक इंटरनेशनल या एक कॉमन ग्राउंड हो जो है वहां पर निपटाएंगे। वही हुआ है, केन एनर्जी के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था किसने, गवर्नमेंट ने। इन्होंने अपील की तो इनको क्या किया, 1.2 बिलियन डॉलर का जो है गवर्नमेंट को इसको पे करना है एज कंपनसेटरी चार्जेस, जो इनका नुकसान हुआ है, जो इनका पैसा लगा है किसमें, प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, तो ये ऐसा कोई न्यूज नहीं है, अभी फिलहाल के दिनों में गवर्नमेंट को बहुत ही शौक लगे हैं। चाहे आप कह लीजिए वोडाफोन को जो माफी मिली है कहां से, इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर से। दूसरा आप केन से कह सकते हैं, केन को मिली है माफी। ठीक है, अभी फ्यूचर ग्रुप और अमेजन का जो है आपका चल रहा है, जो कि जिसका निपटारा कहां पर हुआ है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में ही हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे लगा दिया है, या हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे लोग जो है उसको मानने से मना कर रहे हैं, हमारे कुछ संस्थाएं। ठीक है, तो जो भी डेवलपमेंट हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन रिसेंटली हम क्या देख रहे हैं सर, कि कुछ फैसले जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो भी फैसले जा रहे हैं वो इंडिया के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। तो इससे एक चीज होती है सर, अब जैसे केन्स एनर्जी है, इसको गवर्नमेंट ने जो है इसे देने हैं 1.2 बिलियन, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको अपील करने की सोच रही है। पता है इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे हमारा एफडीआई जो है इंपैक्ट होगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया में नहीं आना चाहेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में नहीं आना चाहेगा, समझ रहे हैं। अब अगर खुद देखिए, अगर गवर्नमेंट जो है कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे वहां आने वाला जो एफडीआई है वो इससे इंपैक्ट होगा। जो विदेशी पैसा हमारे देश में आ रहा है वो इससे इन्वेस्ट होगा। बाहर का व्यक्ति हमारे स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाएगा, बाहर का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक कंपनी आके नहीं खोलेगा, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हैम्पर होगा, और मेरी तो यही राय होगी, गवर्नमेंट को 1.2 बिलियन दे देनी चाहिए क्लीन एनर्जी को, जिससे एटलीस्ट जो लॉबी है वो हमारे वहां आने में डरे ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक आखिरी न्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, मैं एग्जांपल समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अमेजन है, एक प्लेटफॉर्म है। चलिए सर, मान लीजिए मैंने क्या किया, अपनी लोकेलिटी में मैंने एक जमीन ली। ठीक है, यहाँ का एंट्रेंस गेट है, ये यहाँ से इसका एंट्रेंस गेट है। मैंने जमीन ली और जमीन में मैंने दुकानें खोल दी, 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 दुकानें हैं इधर और इधर। ये पांचों मैंने किराए में दे दी, ये पांचों दुकानें मैंने किराए में दे दी। अब ग्राहक आया मार्केट में शाम को, दुकानों में सामान खरीदा, और जो है फेयर कंपटीशन रहा। क्या रहा, फेयर कंपटीशन रहा। समझ में आया आपको, एक मिनट दीजिएगा। और क्या रहा सर, फेयर कंपटीशन रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे दिया, मतलब मैंने सिर्फ एक मार्केट दे दी है और वहां दुकान बना के उनको दे दी है। सामान उनका, एफर्ट उनका, पॉलिसीज उनकी, सिर्फ मेरा क्या है, मेरा एक प्लेटफॉर्म है। तो ये फेयर कंपटीशन है, कोई भी दुकान कितना भी प्रॉफिट यहां कमा सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ सर, अब मैंने सोचा क्यों ना यार मैं इनको दुकान देके खाली इनको प्रॉफिट दे रहा हूं, क्यों ना मैं ही दुकान खरीद लूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये दुकान और ये दुकान, ये 2 दुकान मैंने खुद खरीद ली। मतलब इन 2 दुकानों को मैंने अपने लिए रिजर्व कर लिया, और मैंने आगे एक बोर्ड लगा दिया इसके आगे कि ये 2 दुकान जो है मालिक की ही है, ये 2 दुकान जो है मालिक की ही है, और यहां मैंने बोर्ड लगा दिया। अब पता सर इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, पहला अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा। क्यों, मैंने पहले ही दुकानें ऑक्यूपाई कर ली हैं, और अगर ग्राहक आया तो वो पहले मेरी दुकानों में ही आएगा। अनफेयर कंपटीशन। अब ये मेरी मार्केट है, दुकान भी मेरी है, तो मेरे पास पैसा भी है, तो मैं इसका क्या करूंगा, अनफेयर वे से क्या करूंगा, एडवर्टाइजमेंट करूंगा। समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं अगर मैं प्लेटफॉर्म के बजाय पूरे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अगर मैं करता हूं, और उसके बाद मैं सोचता हूं कि नहीं मैं अपना सामान भी वहां बेचूंगा, और मैंने 2 दुकानें खरीद ली। बहुत देखिए, फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये मार्केट थी, फ्री मार्केट थी, लोग आ रहे थे, कमा रहे थे, जा रहे थे, मेरा कोई रोल नहीं था, मैंने सिर्फ एक दुकानें प्रोवाइड की थी। अब मैंने देखा तो आए कि पहले की 2 दुकानें हैं, इसमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने यह कहा ये 2 दुकान खाली करो, इसमें मैं दुकान खोलूंगा। अब अल्टीमेटली नहीं मालिक हूं उसका, तो एक दुकान जो है जो मैंने खाली करवा दी, और यहां पर जो है मैंने अपनी दुकानें खोल दी, क्योंकि मैं तो मालिक ही हूं। अब जैसा मैंने देखा था कि यहां बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो गया,
और क्योंकि मैं ओनर हूं, मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, मेरे पास क्लाइंट्स है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं, जैसे लोग खींचे कहां आ रहे हैं, मेरी दुकान में। इनकी सेल सबकी कम हो गई और मेरी सेल क्या हो गई, बढ़ गई। अब इंडिया में इसको अब कंपेयर किससे, अमेजन से। अमेजन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर और जो है कंज्यूमर आता है और सामान खरीदता है। लेकिन अगर अमेजन ही अपना सामान बेचना शुरू कर देगा तो वहां पर क्या होगा, अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा। अंतर देखिए, तो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो क्लैरिफाई गवर्नमेंट कर रहा है। क्या कह रही है, हमारे रूल के हिसाब से अमेजन जो है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, इंटरमीडियरी है या एग्रीगेटर है, यहां पर फ्री मार्केट चलता है, कंज्यूमर आता है, सेलर बेचता है। अमेजॉन खुद का प्रोडक्ट उसमें नहीं बेच सकता, ये एक अनफेयर चीज हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। आई गेस समझ में आपको ढंग से आ गया है, ठीक है। इसके अलावा एक आध न्यूज और थी हमारे पास, एक मिनट दीजिएगा, कोई न्यूज छुट्टी है हमारे पास। ये श्रीलंका के प्रोटेस्ट के ऊपर एक न्यूज है, कुछ नहीं है, समझ लीजिए। श्रीलंका में प्रोटेस्ट हो रहा है। श्रीलंका में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, मैं लिख के लेके आया हूं, ये भी देख लीजिए। श्रीलंका में प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, तमिल एक्टिविस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट। क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लैंड ओन बाय तमिल्स, जो तमिल्स की वहां लैंड है, ठीक है, वो जो है गवर्नमेंट ग्रैब कर रही है। और तमिल मेजोरिटी एरियाज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे सिन्हाला कम्युनिटी जो बुद्धिस्ट है उनको बसा रहे हैं। इन शॉर्ट तमिल के एरियाज में ये बहुत, जैसे मान लीजिए 100 तमिल एक एरिया में है, तो वहां पर धीरे धीरे ये सिन्हाला बुद्धिस्ट को लाके बसा रहे हैं, जिससे कि तमिल जो है माइनॉरिटी में आ जाए और सिन्हाला जो है वो किसमें आ जाए, मेजोरिटी में आ जाए, ठीक है। इससे क्या हुआ है, उन्होंने एक रैली निकाली है, 3 डे प्रोटेस्ट मार्च किया है, कहां से, पोर्टुविल टाउन से, इन द ईस्टर्न अम्पाराई डिस्ट्रिक्ट से, और ये कहां पे जाएगा, पोलीकंडी तक। जगह आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये हाईलाइट करता है सीवरल इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय द तमिल कम्युनिटी इन लंका, ठीक है। श्रीलंका में तमिल के साथ एक सिविल वॉर भी हुआ था, और ये देख रहे हैं कि तमिल कम्युनिटी जो है वहां पर नाखुश है वहां की गवर्नमेंट से, ठीक है। और क्या है, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, और कुछ खास इसमें लिखा हुआ है, और कुछ खास इसमें है ना, यही है कि उनकी लैंड जो है वो छीन के और वो ग्रैब कर रहे हैं, और जो उनके मेजोरिटी एरियाज है तमिल के, वहां पर धीरे धीरे जो है सिन्हालास को वो ला के रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वहां सिन्हाला की जो है मेजोरिटी जो है मेजोरिटी में आ रहे हैं, और तमिल जो है माइनॉरिटी में आ रहे हैं। एक तरह से जो है ये आप कह सकते हैं गलत ही है, और तमिल जो कम्युनिटी है वहां पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल रही है, 3 डे मार्च कर रही है, ठीक है। इजी न्यूज थी, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, अभी जो मैं बताऊं आपको, ठीक है। बाकी आप लोग समझदारी है, ठीक है। ये एक न्यूज है, ठीक है, कि फेज 1 ट्रायल ऑफ नास्कल वैक्सीन गेट्स सीन आउट, ठीक है। वैक्सीन क्या है, भारत बायोटेक की ही वैक्सीन है। नेस्कल ट्रायल क्या होता है सर, कि हम नाक से दवाई देंगे, नाक में इंजेक्शन नहीं देंगे, हम स्प्रे देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा मानना है कि जो वायरस है, ये हमारा मानना है जो वायरस है वो बेसिकली नाक से ही जाता है। तो अगर हम नाक में ही जो है आपका स्प्रे दे देंगे तो कुछ 1 वीक के अंदर ये काम करना शुरू कर देगा, और कहा जा रहा है कि ये ज्यादा जो है फायदेमंद है। लेकिन हम वेट करेंगे ट्रायल का, लेकिन हम वेट करेंगे ट्रायल का। समझ में आया आपको, ठीक है। अभी फेज 1 ट्रायल का नोट मिल चुका है, देखते हैं ट्रायल के आंकड़े क्या आते हैं, ठीक है सर। अभी के लिए ठीक है, हम अपनी न्यूज को जो है विराम देते हैं, ठीक है। बाकी एक न्यूज छूटी है, अगर मैं सही देखूं, कोई एक न्यूज छूटी है, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि न्यूज नहीं छूटनी चाहिए। तो क्या कोई न्यूज छूटी है, एक बार देख लेते हैं सर, आप भी देखते रहिए। शायद सब पढ़ लिया है हमने, ये पढ़ लिया हमने सर, ये पढ़ा है, ठीक है, ये देख लिया हमने। ये एक न्यूज छूटी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक न्यूज छूटी है, एससी रिलीफ फ्रॉम अरेस्ट फॉर थरूर एंड सीनियर जर्नलिस्ट। ये सेडिशन लॉ है, आर्टिकल 127 124A आईपीसी का, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सेडिशन लॉ नहीं पढ़ा हमने, एक ये हमने पढ़ लिया श्रीलंका का, ठीक है, ये पढ़ा है हमने, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। एक ये है, ये कुछ नहीं है सर, हुआ क्या है कि कुछ स्नाइपर डॉग्स हैं जो कि आर्मी में जो इनको ट्रेन किया गया है, लगभग कुछ वीक्स के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई है, 12 से 16 वीक की ट्रेनिंग दी है। और ये जो है यूरिन के सैंपल से, ये जो है यूरिन के सैंपल से कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकली अप्रूव नहीं है, ठीक है, ये चीज जो है मेडिकली एक्सेप्टेड नहीं है,
ये चीज मेडिकली एक्सेप्टेड नहीं है, बट आर्मी में इसका यूज हो रहा है प्रॉपर, और अभी तक 95% जो है वायरल इन्फेक्शन ये लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन मेडिकली अप्रूव नहीं है सर। ठीक है, बाकी आर्मी जो है कुत्तों को ट्रेन कर रही है बेसिकली कि वो यूरिन सैंपल से जो है, या जो पसीना है उस स्वेट के सैंपल से जो है कोविड-19 के इन्फेक्शन को वो पहचान पाए। और अगर जहां भी ये लोग पहचानते हैं तब उसका अगर आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं तो 90% 5% जो है इनकी बात सच साबित हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये मेथड जो है मेडिकली एक्सेप्टेड नहीं है अभी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट खबर थी। ठीक है, ये हमने देख लिया है, ये हमने देखा है, ये देखा है। ठीक है, तो एक खबर बची है हमारा सेडिशन लॉ, आर्टिकल 124 है आईपीसी का, वो हम कल कल कर लेंगे सर। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास बहुत लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आज वॉइस की आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।